हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अब आपको मंथली बेसिस पे यूपी स्पेशल का करंट अफेयर्स मिले करेगा, ठीक है। तो ये वीडियो आपका मई 2026 जो हमारा पूरा मई मंथ है उसमें क्या क्या इवेंट्स हुए यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स को लेकर, तो उस इवेंट्स को मैंने कवर किया है। अब देखो ये वीडियो आपको मंथ ऑन मंथ बेसिस पे डेली मिला करेगी, मतलब डेली मतलब मंथली बेसिस पे आपको मिला करेगी। अब देखिए यूपी स्पेशल का इंपॉर्टेंस पहले समझ लो। करंट अफेयर्स का प्री में 2-4 क्वेश्चन बनते हैं, कई बार 4-5 भी बनते हैं, कई बार 1-2 क्वेश्चन भी बनता है। यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स का जो स्पेशल वेटेज है ना बच्चे, वो पेपर 5 एंड 6 में है, मेंस में। जनरली हम उसको स्कीप करते हैं, हमें लगता है नहीं यूपी का स्टैटिक पार्ट पढ़ लो, यूपी की ज्योग्राफी देख लो, यूपी की पॉलिटी देख लो, हिस्ट्री देख लो, इकोनॉमी देख लो, हो जाएगा। अभी आप देख रहे होगे पिछले 1-2 सालों से पेपर 5 एंड 6 में उसने करंट अफेयर्स को लिंक करके क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया है। इस बार का पेपर देखो 2-3 क्वेश्चन बहुत रैंडम क्वेश्चन पूछ लिए उसने करंट अफेयर्स के, जो पता भी नहीं होता बच्चों को, क्योंकि हम उतना डीप एनालिसिस करके पढ़ते नहीं है। एक और चीज, जो बच्चे यूपीएससी तक की तैयारी कर रहे होते हैं ना, वो तो स्किप ही कर देते हैं यूपी स्पेशल के करंट अफेयर्स को। तो आपको स्किप नहीं करना है। ये जो वीडियो रहेगी आपकी मंथली बेसिस पे, जो आपको यूपी स्पेशल की क्लास मिलेगी करंट अफेयर्स की, इसमें मैं आपको प्री का तो कवर कराऊंगा ही, जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, मान लो कोई समिट हुई है यूपी में किसी एरिया में, क्यों हुई है, कहां पे हुई है, कब हुई है, किसने उसको ऑर्गेनाइज किया उस समिट को, ठीक है। तो ये प्री ओरिएंटेड है, लेकिन कई सारे समिट ऐसी होती हैं जो मेन से वहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। जैसे मान लो टूरिज्म को लेकर यूपी सरकार ने कुछ कर रही है, तो हमारे टूरिज्म जो आपका पेपर 5 में टॉपिक है वो हो जाएगा। एग्रीकल्चर से कुछ कर रही है यूपी सरकार, पेपर 6 में जो आपका सिलेबस में टॉपिक मेंशन है वो हो जाएगा। कुल मिला के ये जो मेरा वीडियो रहेगा ये प्री प्लस मेंस दोनों के लिए रहेगा, ध्यान देना। और इस पे ज्यादा जो स्पेशल फोकस होगा बच्चे, वो पेपर 5 एंड 6 में होगा, इट मींस कि मेंस में होगा। क्योंकि प्री में जनरली जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछता है यूपी, वो 2-3 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। लेकिन यू नेवर नो, इस साल हो सकता है ज्यादा क्वेश्चन पूछ ले। तो स्टार्ट करते हैं मई 2026 के करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम लोग बच्चे टॉपिक देखेंगे, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक हैं, ताकि आपको एक आइडिया लगेगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे देखो, नई पर्यटन स्टार्टअप योजना, यूपी सरकार ने एक नई पर्यटन स्टार्टअप योजना शुरू करी है। ये पेपर 6 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे आपका टूरिज्म एक टॉपिक है। अगला है लीड्स 2025 रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश ने लैंडलॉक राज्यों की श्रेणी में एग्जाम्पलर का दर्जा हासिल किया, ठीक है। अब देखो ये प्री का टॉपिक है, लेकिन अब एक चीज मुझे बताओ, लीड जो रिपोर्ट है ना, लॉजिस्टिक को चेक करती है ये, कि किस स्टेट में कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस स्टेट में कितना अच्छा लॉजिस्टिक है। तो कुल मिला के ये जीएस 6 में भी लिंक हो जाता है और प्री का भी टॉपिक है। फ्रूट होराइजन कहां पे ऑर्गेनाइज हुआ 2026 का, प्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उत्तर प्रदेश ने 2017-26 तक गन्ना किसानों को सर्वाधिक गन्ना मूल्य का भुगतान किया, ठीक है। चलो, विजिट माई स्टेट अभियान, ये भी आपका टूरिज्म के साथ लिंक है पेपर 5 में। यूपी के 11 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार मिला। अब देखो ये आपका प्योर प्री का टॉपिक है कि पद्म विभूषण किसको मिला है ना, पद्म भूषण कितने लोगों को मिला है, पद्म श्री कितने लोगों को मिला है। कुल मिला के 131 में से 11 लोगों को, हमारे यूपी के लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है, ठीक है। रस्टी स्पॉटेड कैट वॉज साइटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन यूपी नेशनल चंबल सेंचुरी। जो हमारी रस्टी स्पॉटेड बिल्ली है, दुनिया की सबसे छोटी जंगली बिल्ली बोलते हैं इसको, वो चंबल नेशनल पार्क में पहली बार देखी गई है। नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 का आयोजन प्रयागराज में किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे सिंपल पूछ लेगा, नॉर्थ टेक सिंपोजियम का आयोजन कहां पे किया गया, तो प्रयागराज में, ठीक है। आगे देखो, पीलीभीत में भारत का पहला एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण सह प्रदर्शन फार्म बनेगा। आईआईटी कानपुर के जो निदेशक हैं मनिंद्र अग्रवाल, इनको रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया है, ठीक है, रॉयल सोसाइटी का फेलो इनको चुना गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद से आते हैं, प्रयागराज से, आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर हैं, इसलिए ये आपके प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्राम पंचायतों के निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया गया है। अभी 26 मई को जो जितने भी हमारे ग्राम पंचायत हैं यूपी में, लगभग 57,000, उन ग्राम पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो गया, लेकिन फिर से चुनाव होना था, अब चुनाव में देरी हो रही है। तो जो पहले के प्रधान थे उनको सरकार ने यह बोला है कि अब वो एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में अगले 6 महीने तक काम करेंगे। प्रधानमंत्री ने 29 अप्रैल 2026 को हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। अब देखो ये प्री में इंपॉर्टेंट है, कहां से किया,
प्री में इंपॉर्टेंट है गंगा एक्सप्रेसवे, लेकिन मेंस में भी इंपॉर्टेंट है गंगा एक्सप्रेसवे का इंपॉर्टेंस पूछेगा आपसे। ठीक है, अयोध्या में फूलों के लिए राज्य का पहला उत्कृष्टता केंद्र, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कहां पे खोला जा रहा है बच्चे? अयोध्या में। ऑपरेशन 4, अब देखो आपसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा मेंस में, बताओ ऑपरेशन 4 किससे रिलेटेड है? ठीक है, अब आपको क्या लगेगा ऑपरेशन 4 होगा सर किसी डिफेंस से, सिक्योरिटी से रिलेटेड? नहीं, ये डेयरी से रिलेटेड है, दूध से रिलेटेड। ठीक है, चलो उत्तर प्रदेश में 2024 में अपराध दर में राष्ट्रीय औसत से काफी कमी आई है। ग्रामीण जल योजनाओं के लिए 10 साल की संचालन और रखरखाव गारंटी शुरू करी है यूपी सरकार ने। आगे देखो, सेखा लेक वर्ल्ड सेंचुरी रिकॉग्नाइज एज रामसर साइट। देखो ये सेखा लेक मई में दिया गया था, कहां पे है बच्चे? अलीगढ़ में है, अलीगढ़ में है, और ये हमारा 12वां रामसर साइट्स है। अब जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक आपका एक और जो सुरहा ताल है बलिया का, उसको भी शामिल कर लिया गया है, किसमें? रामसर साइट्स में। तो हमारे यूपी में 13 रामसर साइट्स हो चुके हैं। बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के खंडीय भाग के ढहने के जांच के लिए 2 अलग उच्च समितियों की गठन किया गया है। राजीव कृष्णा को राज्य का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। किसको बच्चे? राजीव कृष्णा जी को, आईपीएस हैं ये, इनको। अभी देखो प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस में क्या क्वेश्चन पूछेगा? मेंस में क्वेश्चन पूछेगा बताओ पुलिस महानिदेशक के वर्क क्या होते हैं, इनका इंपॉर्टेंस क्या है, इनका इंपॉर्टेंस पूछ लेगा। जैसे इस बार 2023 में किसका इंपॉर्टेंस पूछा था? 2023 में चीफ सेक्रेटरी का इंपॉर्टेंस पूछा था, तो हो सकता है इस बार डीजीपी का इंपॉर्टेंस पूछ ले। ठीक है, चलिए अब इसका ये जो मेरा टेलीग्राम आईडी है, ठीक है, रमेश सर पीएससी पीडब्ल्यू, यहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, दिस इज माय टेलीग्राम आईडी। अब हम चलते हैं एक एक करके डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक को। नई पर्यटन स्टार्टअप यूनिट योजना। देखो उत्तर प्रदेश सरकार ने नई पर्यटन स्टार्टअप यूनिट योजना शुरू करी है। क्यों शुरू करी है? क्योंकि पर्यटन को स्टार्टअप के साथ लिंक करके जो हमारा यूथ है यूपी का, उस यूथ को रोजगार प्रदान करना। ठीक है, हमारे यूपी में ध्यान देना, लगभग 56% पॉपुलेशन 15 से लेकर 59 साल की है। इट मींस कि वर्किंग पॉपुलेशन हमारे यूपी की, वर्किंग जो पॉपुलेशन है हमारे यूपी की कितनी है बच्चा? लगभग 56 साल है, 56%, जिसको हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड इसको बोलते हैं। ठीक है, जनसांख्यिकीय लाभांश कितनी है? 56%। तो इन लोगों को रोजगार देना जरूरी है, अगर इन लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो हमारे स्टेट का फेलियर है ये। तो लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए किसके माध्यम से? पर्यटन के माध्यम से सरकार ने नई स्टार्टअप पर्यटन यूनिट की शुरुआत की है। ठीक है, तो उद्देश्य क्या है? पर्यटन को एक जीवंत स्टार्टअप संचालित क्षेत्र में बदलना, रोजगार सृजित करना, पूरे राज्य में नए निवेश को आकर्षित करना, ताकि पर्यटन क्षेत्र को और ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके। देखो सरकार जो है ना पर्यटन को बहुत बढ़ावा दे रही है, पर्यटन सर्किट बनाए जा रहे हैं। ठीक है, पर्यटन नीति लाई गई थी, बहुत सारे काम कर रहे हैं, हेरिटेज आर्क बन रहा है, तो काम तो सरकार बहुत सारे कर रही है। उसी में एक और काम किया है सरकार ने, नई पर्यटन स्टार्टअप यूनिट योजना। ठीक है, अब देखो युवा उद्यमियों को सहयोग देना और पारंपरिक यात्रा अनुभव से परे अनुभव पर्यटन विचारों को प्रोत्साहित करना, यह योजना एक आधुनिक अनुभव केंद्रित पर्यटन परिस्थिति के निर्माण में सहायक होगी। कुल मिला के ये जो स्कीम है ये आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगी, रोजगार बढ़ाएगी। ठीक है, रोजगार बढ़ाएगी, आपका निवेश बढ़ाएगी, क्या बढ़ाएगी? निवेश, इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगी। ठीक है, और आपका रीजनल डेवलपमेंट करेगी। जैसे मान लो अयोध्या में अगर लोग घूमने आ रहे हैं तो अयोध्या का डेवलपमेंट होगा, जिसको हम लोग प्रादेशिक विकास बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें इस योजना के माध्यम से किया जाएगा। ये इंग्लिश में है। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज लॉन्च द न्यू टूरिज्म स्टार्टअप यूनिट स्कीम। ऑब्जेक्टिव क्या है? इज टू ट्रांसफॉर्म टूरिज्म इनटू ए वाइब्रेंट स्टार्टअप ड्रिवन सेक्टर, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट एंड अट्रैक्ट न्यू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा देखो इसके अंदर और क्या क्या किया जाएगा। हॉबिट हाउस बनाए जाएंगे, कैप्सूल पॉड बनाए जाएंगे। देखो ये कैप्सूल पॉड होते हैं, है ना। कारवां पर्यटन इकाइयां बनाई जाएंगी, पुनर्योजी पर्यटन परियोजनाएं, और खुले आसमान के नीचे स्टार बेड जैसी थीम आधारित ठहरने की व्यवस्था भी शामिल की जाएंगी इसके अंदर। ठीक है, जैसे पूरा आसमान, जैसे आप देखोगे इधर कच्छ में जाओगे, आप राजस्थान में जाओगे तो ओपन एरिया होता है, कोई होटल नहीं है वहां पे, है लेकिन लोग ओपन में रात बिताना चाहते हैं, ओपन में एंजॉय करना चाहते हैं। ठीक है, तो
उसको बोलते हैं खुले आसमान के नीचे स्टार बेड। ठीक है, चलो अब देखो हमारी सरकार थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, यूपी सरकार पर्यटन को लेकर क्या क्या कर रही है। यूपी सरकार के प्रयास किसको लेकर बच्चे, पर्यटन को लेकर। ठीक है, क्योंकि यहां से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक है हेरिटेज आर्क, हेरिटेज आर्क बना रही है सरकार, हेरिटेज आर्क। इसमें कौन कौन से एरिया शामिल है सर, इसमें आगरा शामिल है, इसमें लखनऊ शामिल है, और इसमें सर वाराणसी शामिल है। जैसे मान लो ये मेरा प्यारा यूपी का मैप हो जाएगा। ठीक है, यहां पे आपका आगरा, दिस इज लखनऊ, दिस इज वाराणसी। तो ये करके एक आर्क बनाया गया है, ये करके एक बच्चा क्या बनाया गया है, आर्क। ठीक है, तो इन एरियाज का, इनके आसपास के जो एरियाज हैं उनका डेवलपमेंट किया जाएगा किसके अंदर, हेरिटेज आर्क के अंदर। ठीक है, तो हेरिटेज आर्क जो है सरकार ने किया है। ठीक है, सरकार ने हेरिटेज आर्क की स्थापना करी है। ठीक है, पर्यटन नीति लेके आई थी सरकार, टूरिज्म पॉलिसी, पर्यटन नीति 2022 ये सरकार लेके आई है। इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड बनाया सरकार ने। ठीक है, इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड, इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड बनाया है सरकार ने। ठीक है, एक अलग पुलिस फोर्स की स्थापना करी है सरकार ने, अलग से पुलिस फोर्स की भी स्थापना करी है सरकार ने। ठीक है, पर्यटन पुलिस बल बोलते हैं उसको, पर्यटन पुलिस बोल। इको टूरिज्म सर्किट बनाया है, इको टूरिज्म सर्किट। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी सरकार कर रही है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। अब देखो यूपी में पर्यटन की बहुत सारी संभावनाएं हैं, यूपी में पर्यटन की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, है ना, जो हमें पता ही नहीं है। यूपी में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, जैसे कल्चरल टूरिज्म हमारे यूपी में बहुत ज्यादा है, कल्चरल टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म बहुत ज्यादा है हमारे यूपी में, है ना। जैसे रिलीजियस टूरिज्म, जैसे आपका मथुरा हो जाएगा, है ना, आपका वाराणसी हो जाएगा। एग्रीकल्चर टूरिज्म बहुत ज्यादा है हमारे यूपी में, एग्रीकल्चर। विलेज टूरिज्म का स्कोप बहुत ज्यादा है यूपी में, है ना। हेल्थ टूरिज्म का बहुत ज्यादा स्कोप है यूपी में, हेल्थ टूरिज्म। और ये जो है हेल्थ टूरिज्म, ये वेस्टर्न यूपी में ज्यादा है, वेस्टर्न यूपी। ठीक है, वेस्टर्न यूपी में हेल्थ टूरिज्म बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, ध्यान देना। ठीक है, चलो मॉन्यूमेंट्स टूरिज्म है एक, या मॉन्यूमेंट्स टूरिज्म। ठीक है, ये सारे के सारे यूपी में क्या है बच्चे, पोटेंशियल है टूरिज्म में। अब देखो यूपी सरकार ने ना यूपी सरकार ने बहुत सारी सर्किट शुरू करी है जो आपके मेंस के लिए बहुत जरूरी हैं, एज वेल एज प्री के लिए भी। जैसे रामायण सर्किट में देखो अयोध्या आ जाता है, चित्रकूट, बिठूर समेत धार्मिक स्थल। कृष्ण सर्किट में मथुरा, वृंदावन, गोकुल, गोवर्धन। बुद्धिस्ट सर्किट में कपिलवस्तु हो जाएगा, सारनाथ हो जाएगा जहां पे बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। कुशीनगर जहां पे बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। कौशाम्बी, श्रावस्ती, रामग्राम समेत अन्य स्थल बुद्धिस्ट सर्किट में शामिल होंगे। महाभारत और शक्ति पीठ हो गया। शक्तिपीठ सर्किट देखो, जो हमारी शक्तिपीठ है नैमिषारण्य मंदिर हो गया, उसके आसपास जितने भी पीठ हैं वो सारी शक्तिपीठ के अंदर आ जाएंगी। अब बुंदेलखंड सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है, बुंदेलखंड में बहुत सारे किले हैं, बहुत सारे लेक्स हैं, बहुत सारे मंदिर हैं। ठीक है, तो उसी को लेकर बुंदेलखंड सर्किट शुरू किया गया है। शिल्प सर्किट देखो, हमारे यूपी में बहुत सारे शिल्प का काम होता है, बनारस में शिल्प की साड़ी हो गई, है ना, लखनऊ में हो गए जरदोजी, चिकनकारी। तो ये क्या है, शिल्प एरिया है, क्राफ्ट। तो उसको लेकर भी एक सर्किट बनाया जा रहा है। ठीक है, जैसे संगमरमर का काम आगरा में, कांच का काम फिरोजाबाद, पीतल मुरादाबाद, हथकरघा वाराणसी। स्वतंत्रता संग्राम सर्किट जैसे आपका काकोरी हो जाएगा, मेरठ हो जाएगा। ठीक है, शाहजहांपुर हो गया। तो ये सारे के सारे स्वतंत्रता संग्राम सर्किट हैं। ठीक है, यहां से आपके मेंस में क्वेश्चन बन सकता है सर्किट के ऊपर। बाकी मैंने यहाँ पे पर्यटन के प्रकार प्रयास भी लिख दिए, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज भी लिख दी है। ठीक है, अब देखो अगला जो है आपका लीड्स 2025 रिपोर्ट में यूपी ने एग्जामिनर का दर्जा हासिल किया। हमारी सरकार अभी बच्चे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बहुत अच्छा काम कर रही है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर यूपी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, ध्यान देना। और उसी इंफ्रास्ट्रक्चर
जब तक आपके स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा, लॉजिस्टिक अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो जो नई दिल्ली में जारी लीड्स जो हमारा रिपोर्ट है, लीड्स 2025, अलग अलग राज्यों में लॉजिस्टिक की आसानी रिपोर्ट बोलते हैं इसको, लीड्स मतलब वहां पे किस राज्य में लॉजिस्टिक का कॉस्ट बहुत कम है, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाया जा सकता है, उसको मेजर करती है लीड्स रिपोर्ट, ठीक है। अब इसमें उत्तर प्रदेश ने लैंड लॉक्ड राज्यों की श्रेणी में सबसे ऊंचा स्थान या फिर एग्जाम्पलर दर्जा हासिल करके देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। यह करंट अफेयर्स आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका जो बैकग्राउंड है वो आपका मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और इसको ध्यान देना, ये जो आपका एग्जाम्पल है इसको आप एज ए एग्जाम्पल पेपर 6 में यूज कर सकते हैं। पेपर 6 में एज ए एग्जाम्पल आप यूज कर सकते हैं अगर आपसे लॉजिस्टिक या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए। देखो मैं इस क्लास में ना सिर्फ पीपीटी पढ़ के नहीं निकलूंगा, मैं बताऊंगा इसका इंपॉर्टेंस क्या है, कहां कहां पे आपको यूज करना है। ये क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपका पेपर 5 और 6 में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसी से कवर करा दूंगा, ठीक है। चलो, जैसे प्री के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, कौन सी श्रेणी में मिला है, पेपर 6 में इसको एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पलर का स्टेटस मिला है यूपी को, ठीक है, लीड्स रिपोर्ट में, ठीक है। अब देखो ये तो थोड़ा सा हमने कहां गया, हाँ ये रहा। अब इसके जो रीजन है, इसके रीजन देखो क्यों यूपी को इतना अच्छा रिजल्ट मिला है, क्योंकि हमारी यूपी देखो अभी क्या कर रही है, हमारी यूपी में कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, कनेक्टिविटी नेटवर्क बहुत अच्छे हैं। हमारी यूपी को एक्सप्रेस वे स्टेट बोला जाता है। अभी अगर आपके स्टेट में कनेक्टिविटी अच्छी होगी ना तो एक जगह दूसरी जगह सामान आप बहुत आसानी से पहुंचा सकते हो, है ना। और डेवलपमेंट ऑफ एक्सप्रेस वे, ठीक है, फ्रेट कॉरिडोर बन रहे हैं, पॉलिसी ड्रिवन इंडस्ट्रियल रिफॉर्म बन रहे हैं। देखो बहुत सारी सरकार पॉलिसी भी लेके आ रही है, स्टार्टअप पॉलिसी हो गया, ठीक है, आप आईटी पॉलिसी हमारी सरकार लेके आ रही है, बहुत सारे आप देखोगे सेमीकंडक्टर पॉलिसी सरकार लेके, तो बहुत सारे पॉलिसी सरकार हमारी ला रही है ताकि क्या हो सके, लॉजिस्टिक को इंप्रूव किया जा सके। देखो लॉजिस्टिक पार्क बन रहे हैं यूपी में, वेयर हाउस सुविधाएं हैं, ग्रामीण गोदाम कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, किसके उसमें पीपीपी मॉडल को यूज करके, गंगा एक्सप्रेसवे हो गया, फ्रेट कॉरिडोर हो गया, हवाई अड्डे हैं हमारे यूपी में, जेवर एयरपोर्ट, इन सब के कारण यूपी में जो है लॉजिस्टिक पावर हाउस है। और हमारी सरकार सब्सिडी भी दे रही है, अगर किसी को यूपी में कोई मान लो इंडस्ट्रियल पार्क लगाना है, सॉफ्टवेयर पार्क लगाना है, तो सरकार सब्सिडी भी देती है कि आप आओ यूपी में लगाओ लॉजिस्टिक पार्क, ठीक है। तो इन सब के कारण हमारे यूपी को इस श्रेणी में रखा गया है, लीड्स की श्रेणी में, ध्यान देना, ठीक है, लीड्स की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। अब देखो यूपी जो है 2000, ध्यान देना, 2022 से लेकर 2024 तक अचीवर की श्रेणी में था, ठीक है, अचीवर श्रेणी में था। और अभी इस बार 2025 में यूपी किस में हो गया है बच्चे, यूपी एग्जाम्पलर की श्रेणी में हो गया है, एग्जाम्पलर, ठीक है। चलिए अब देखो बहुत सारे आप यहां पे एग्जाम्पल लिख सकते हो, एक्सप्रेसवे का एग्जाम्पल लिख सकते हो, इसलिए बना है ना। आप एयरपोर्ट का एग्जाम्पल लिख सकते हो, बहुत सारे एयरपोर्ट बन रहे हैं यूपी में, ठीक है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हुआ है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ है यूपी में, उसका एग्जाम्पल लिख सकते हो। इंडस्ट्रियल पार्क बन रहे हैं यूपी में, ठीक है, इंडस्ट्रियल पार्क बन रहे हैं यूपी में, ठीक है, डेटा सेंटर बन रहा है यूपी में, उसका एग्जाम्पल लिख सकते हो। तो बहुत सारे काम यूपी में हो रहे हैं जिसके कारण यूपी को इस रैंक में, लीड्स रैंक में एग्जाम्पलर का श्रेणी दिया गया है। अगला देखो फ्रूट होराइजन, आप सबको पता है यूपी जो है खाद्यान्न के मामले में टॉप में है, फूड ग्रेन के मामले में हमारा यूपी क्या है बच्चा, टॉप में है, ये सबको पता होगा, ठीक है। 6 से 7 मई 2026 को फ्रूट होराइजन का आयोजन कहां किया गया, लखनऊ में किया गया। यह आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, लखनऊ में किया गया, किसमें, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान। अब देखो ये आपके प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछेगा ये बताओ सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर कहां पे है, तो आप क्या बोलोगे, लखनऊ में है। तो 6 से 7 मई के बीच में जो लखनऊ है वहां पे फ्रूट होराइजन का आयोजन किया गया, ठीक है। फ्रूट होराइजन, हमारे जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, वो भी वहां पे शामिल थे, ठीक है।
इसका उद्घाटन किसने किया बच्चे? उद्घाटन किसने किया? हमारे कृषि मंत्री ने। कौन से कृषि मंत्री? शिवराज सिंह चौहान जी। ठीक है, इन्होंने इस फ्रूट होराइजन का उद्घाटन किया था, ध्यान देना। ठीक है, इन्होंने उद्घाटन किया था। और इसका एम क्या है? इसका एम क्या है? उद्देश्य क्या है इसका? इसका उद्देश्य जो है फलों के उत्पादन को बढ़ावा देना। फलों के उत्पादन को बढ़ावा देना, बढ़ावा देना। ठीक है, क्योंकि हमारा यूपी देखो फलों के उत्पादन को भी बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा है, हॉर्टिकल्चर को प्रमोट कर रहा है यूपी। ठीक है, आप ड्रिप इरिगेशन प्रमोट कर रहा है यूपी, माइक्रो इरिगेशन को प्रमोट कर रहा है, फार्मर को सब्सिडी दे रहा है। तो इसीलिए आम का प्रोडक्शन हमारे यूपी में बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसीलिए देख रहे होगे फ्रूट होराइजन का जो कॉन्फ्रेंस है कहां पे आयोजित किया गया? लखनऊ में। अब देखो हमने ये पढ़ा लखनऊ में केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान है। अब हम देखेंगे यूपी में और कौन कौन से ऐसे संस्थान हैं। ठीक है, और कौन कौन से ऐसे यूपी में संस्थान आपको मिलेंगे। देखो केंद्रीय औषधि संस्थान कहां पे है? लखनऊ में है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, शुगर केन रिसर्च को लेकर भी इंस्टीट्यूट लखनऊ में है ना। टैक्सिकोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट भी आपको कहां पे मिलेगा? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ये भी लखनऊ में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च ये आपको वाराणसी में मिलेगा। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, ध्यान देना ये शुगर इंस्टीट्यूट है, ये शुगर केन रिसर्च है, तो शुगर इंस्टीट्यूट आपको कानपुर में मिलेगा। और इंडियन ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च ये बच्चे आपको झांसी में मिलेगा। भारतीय चारागाह और अनुसंधान संस्थान झांसी में है और केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान मेरठ में है। अब आप लोग कमेंट करके मुझे बताना इज्जत नगर में क्या है? इज्जत नगर में क्या है? बरेली के इज्जत नगर में। इसको याद कर लेना, यहां से क्वेश्चन बनता है और बनेगा। मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन बनाएगा आपसे, यूपी के जितने भी एग्जाम है सब में बनता है यहां से क्वेश्चन। ठीक है, चलो अगला है यूपी ने 2017 से 2026 तक गन्ना किसानों को सर्वाधिक गन्ना मूल्य का भुगतान किया है। देखो ये करंट अफेयर्स है, लेकिन इसका बैकग्राउंड जानो। क्या हमारे लिए जानना जरूरी है किसने किया? जी हां सर, किसने किया? यूपी ने किया। तो यूपी टॉप में है। गन्ना किसानों को भुगतान के मामले में पिछले 9 सालों में हमारा यूपी किस में है बच्चा? टॉप में है। और ध्यान देना जो गन्ना है ना, जो शुगर केन है, शुगर केन के प्रोडक्शन में हमारा यूपी टॉप में है। शुगर केन के प्रोडक्शन में यूपी किस में है बच्चा? टॉप में है। यूपी टॉप में है शुगर केन के प्रोडक्शन में, मतलब गन्ने के उत्पादन में यूपी टॉप में है। 225 मिलियन टन से ज्यादा गन्ने का उत्पादन हुआ है यूपी में। 225 मिलियन टन से अधिक गन्ने का उत्पादन हुआ है यूपी में। ठीक है, अब क्यों हुआ है सर गन्ने का उत्पादन यूपी में ज्यादा? उसके बहुत सारे रीजन है। उसका रीजन एक तो है फर्टाइल लैंड, है ना, उर्वर भूमि है हमारे यूपी में, गंगा यमुना का मैदान है हमारे यूपी में। ठीक है, इरिगेशन बहुत अच्छा है, इरिगेशन सिंचाई व्यवस्था बहुत अच्छी है यूपी में, सिंचाई व्यवस्था हमारे यूपी में बहुत अच्छी है। क्लाइमेट यूपी का बहुत अच्छा है, क्लाइमेट जलवायु बहुत अच्छी है ना, मॉनसूनी जलवायु है। ठीक है, और देखो ओल्ड एग्रीकल्चर है, मतलब पुरानी, ठीक है, पहले भी करती हुई आ रही है हमारी जनता ये शुगर केन। ठीक है, तो इसके कारण हमारे यूपी में सबसे ज्यादा शुगर केन का प्रोडक्शन होता है और उसमें जो शुगर केन का प्रोडक्शन करते हैं किसान, उनको भुगतान करने के मामले में यूपी टॉप में है, ध्यान देना। ठीक है, यूपी टॉप में है। अब देखो, ठीक है, अब थोड़ा सा यूपी का योगदान देखते हैं, मतलब यूपी में गन्ना जो उद्योग है, गन्ना जो किसान है उसका इंपोर्टेंस क्या है। जैसे देश में कुल गन्ना उत्पादन में यूपी का जो योगदान है बच्चे लगभग 50% का है। अभी मैंने बताया यूपी टॉप में है, फिर जाके आपका महाराष्ट्र है सेकंड नंबर पे, और लगभग 30 लाख से अधिक किसानों को रोजगार मिलता है। तो गन्ना किसानों को रोजगार मिलता है गन्ना की खेती से। गंगा यमुना दोआब में चीनी का उत्पादन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जो राज्य के चीनी उत्पादन का लगभग 65% हिस्सा बनाता है। देखो यूपी में दो तीन जगह चीनी का उत्पादन होता है ज्यादा, मतलब गन्ने का। देखो सबसे ज्यादा यूपी में गन्ने का जो उत्पादन होता है ना, यहां पे होता है सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन, यहां लगभग
65% के अराउंड, ठीक है, लगभग 65। और उसके बाद यहां पे होता है, यहां पे, और सबसे कम होता है यहां पे, बुंदेलखंड में सबसे कम होता है, क्योंकि गन्ने को क्या चाहिए, पानी चाहिए ज्यादा, और बुंदेलखंड में पानी नहीं है, ठीक है। शेष चीनी उत्तर पूर्वी जिलों में होता है, जहां 2016-17 में पहले गन्ना उत्पादन 72 टन प्रति हेक्टेयर था, वहीं 2025 में यह बढ़कर 85 टन प्रति हेक्टेयर हो चुका है। गन्ने का उत्पादन ध्यान देना, ठीक है। चलो, अब आपको यह भी पता होगा, गन्ने के साथ साथ यूपी एथेनॉल के उत्पादन में भी टॉप में है। यूपी जो है बच्चा, वो बच्चा यूपी एथेनॉल के उत्पादन में भी टॉप में है, एथेनॉल, ठीक है, एथेनॉल के उत्पादन में भी यूपी टॉप में है, ध्यान देना, ठीक है। चलो, अब गन्ने के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, ठीक है। गन्ना जो है आपका, गन्ना, इसके लिए 75 सेंटीमीटर से लेकर 150 सेंटीमीटर तक वर्षा चाहिए होती है, वर्षा, ठीक है। और गन्ना जो है एक कौन सा है, खरीफ की फसल है, खरीफ। और गन्ने के लिए आपको टेम्परेचर भी चाहिए 20 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपको क्या चाहिए बच्चे, वो भी चाहिए। और ये मिट्टी जो होती है वो आपको चिकनी मिट्टी चाहिए, चिकनी या फिर एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल चाहिए गन्ने के उत्पादन के लिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब अगला जो हमारा है वो है विजिट माई स्टेट अभियान। देखो ये भी टूरिज्म से रिलेटेड है। सरकार एक अभियान चला रही है ताकि लोगों को यूपी में आकर्षित किया जाए। क्यों आए यूपी में लोग, क्योंकि यूपी में सब कुछ है। यूपी में देखो, एक तरफ गंगा यमुना की तहजीब है, सहारनपुर की तरफ चले जाओ आपको शिवालिक के माउंटेन थोड़े बहुत मिलेंगे, कैमूर की तरफ चले जाओ आपको जंगल मिलेगा, बुंदेलखंड में देखो आपको किले मिलेंगे, है ना, अयोध्या में मंदिर है, बनारस जाके देखो दुनिया का सबसे पुराना शहर। तो यूपी में सब कुछ है। तो सरकार इसलिए लोगों को अट्रैक्ट करना चाहती है यूपी में, आप आओ और यूपी को जानो, ताकि यूपी का पर्यटन बढ़े, ताकि यूपी का पर्यटन बढ़े। इसीलिए सरकार ने घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विजिट माई स्टेट अभियान शुरू किया है। किसके लिए शुरू किया है बच्चे, घरेलू पर्यटन। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जैसे होता है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर, घर में किसी की कोई इज्जत नहीं होती है। तो जैसे मान लो कोई आगरा के आसपास रहता है, उसको तो पता है अरे आगरा है, मैं तो डेली देखता हूं, मैं क्यों जाऊं आगरा, मैं क्यों जाऊं ताजमहल। लेकिन औरों के लिए ताजमहल बहुत बड़ी बात होती है। तो यूपी सरकार का कहना यह है कि पहले आप अपने स्टेट में घूम लो, पहले आप अपने स्टेट में घूम लो, फिर जाके मालदीव जाना, है ना, स्विट्जरलैंड जाना, वो बाद में जाना, पहले आप अपने स्टेट में ही घूम लो। इसलिए सरकार ने घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विजिट माई स्टेट शुरू किया है, ध्यान देना, ठीक है। किसके लिए, घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया है, ध्यान देना, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं, इसका उद्देश्य क्या है। विरासत स्थलों का प्रचार करना, आगंतुकों को पूरे राज्य में सांस्कृतिक, धार्मिक और इको टूरिज्म स्थलों के घूमने के लिए प्रोत्साहित करना। अभी मैंने बताया यूपी में देखो कल्चरल टूरिज्म का पोटेंशियल है, रिलीजियस टूरिज्म का पोटेंशियल है, हमारे यहाँ इको टूरिज्म डेस्टिनेशन भी हैं। देखो यूपी में जो है ना, यूपी का बच्चे, यूपी का जो ये वाला पार्ट है, ये तराई जो बेल्ट है यूपी का, तराई, और यूपी का ये वाला जो बेल्ट है, यहाँ पे फॉरेस्ट मिलते हैं। क्या मिलते हैं बच्चे, फॉरेस्ट। और यहीं पे आपको दिखेगा बहुत सारे, जैसे यहाँ पे नेशनल पार्क भी हैं, दुधवा हो गया, यहीं पे टाइगर रिजर्व भी हैं, और यहीं पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, जैसे कतरनिया घाट हो जाएगा, किशनपुर हो जाएगा। तो इन सब को जोड़ने का काम करती है इको टूरिज्म, इन सब को जोड़ने का काम करते हैं इको टूरिज्म सर्किट। तो सरकार ये बोल रही है कि इको टूरिज्म डेस्टिनेशन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। विजिट माई स्टेट कैंपेन वाज लॉन्च्ड बाय द उत्तर प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट एज पार्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी टू स्ट्रेंथन डोमेस्टिक टूरिज्म और लोकल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। चलो, तो किस लिए शुरू की गई है, पर्यटन के लिए। अभी मैंने बताया पर्यटन के लिए सरकार क्या क्या कर रही है सर, हेरिटेज आर्क, जहां पे आगरा, वाराणसी और लखनऊ को कनेक्ट करने की बात की गई है। यूपी टूरिज्म पॉलिसी 2022, ठीक है। पुलिस बल बनाया गया है अलग से, ठीक है। इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड बनाया गया है अलग से, ठीक है। और महिलाओं की सेफ्टी के लिए बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है, सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए जा रहे हैं। तो एक ये विजिट माई स्टेट हो जाएगा, एक इससे पहले जो स्टार्टअप यूनिट बनाया गया था। तो ये सारी चीजें सरकार कर रही हैं
ताकि टूरिज्म को प्रमोट करके यूपी का जो टारगेट है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को अचीव करने का, उसको पूरा किया जा सके, उसको पूरा किया जा सके, ध्यान देना, ठीक है, उसको पूरा किया जा सके, इसलिए सरकार ये सब कर रही है, ध्यान देना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अगला। यूपी के 11 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2026 से नवाजा गया है। देखो आप सबको पता है, ठीक है, हर साल जो 26 जनवरी होती है, 26 जनवरी उस टाइम पे पद्म पुरस्कार की घोषणा की जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद अप्रैल मई या जून के टाइम पे फिर ये पुरस्कार दिए जाते हैं, ठीक है। अब देखो इस बार 2026 के जो पुरस्कार हैं करीबन 131 लोगों को दिए गए हैं। कितने लोगों को? 131 लोगों को। इसमें से हमारे यूपी के 11 लोगों को यह अवार्ड मिला है, हमारे यूपी के 11 लोगों को अवार्ड मिला है, जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, ठीक है। राष्ट्रपति ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह 1 में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान किए। अब इसमें देखो 131 विजेताओं का चयन किया गया था, जिसमें से 11 हमारे यूपी से थे। अब यूपी से थे तो यूपी के बारे में पढ़ना जरूरी है, ठीक है। देखो ये एन राजम जी हैं, एन राजम, अभी पढ़ेंगे इनके बारे में भी, ठीक है। देखो अब पद्म विभूषण पद्म जो विभूषण है ना, टोटल 5 लोगों को मिला था, टोटल 5 लोगों को पद्म विभूषण मिला था, जिसमें धर्मेंद्र भी थे, ठीक है। लेकिन हमारे यूपी के एक जो लोग हैं उनको मिला है पद्म विभूषण। उनका नाम क्या है बच्चे? एन राजम। एन राजम किस सेक्टर से आती हैं? कला के सेक्टर से, उत्तर प्रदेश से। इनका कार्य जो रहा है ना उत्तर प्रदेश में रहा है, लेकिन इनका जन्म जो हुआ था वो तमिलनाडु में हुआ था। इनका जन्म जो हुआ था बच्चे तमिलनाडु में हुआ था, ठीक है। एन राजम का जन्म तमिलनाडु के चेन्नई में चेन्नई में हुआ था। और ये कौन है? भारतीय वायलिन वादक हैं। आपसे डायरेक्टली यही पूछा जाएगा एन राजम का संबंध किससे है, तो ये वायलिन वादक है, जिसको इंग्लिश में वायोलिनिस्ट बोलते हैं, ठीक है। और ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को प्रस्तुत करती थी, मतलब हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़ी हुई थी। और इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में संगीत के प्रोफेसर के रूप में भी काम किया है। तो आप लोगों के लिए 3 फैक्ट यहां पे निकल गए। अगर यूपीपीसीएस को स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनाना है तो एक स्टेटमेंट इसको उठा लेगा, दूसरा इसको उठा लेगा, तीसरा आपका इसको उठा लेगा, फिर बोलेगा इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। ये तो पद्म विभूषण हो गई। अब देखो पद्म भूषण नहीं मिला, हमारे यूपी के किसी लोगों को पद्म भूषण नहीं मिला, लेकिन यूपी के 10 लोगों को क्या मिला है बच्चे? पद्मश्री मिला है, ठीक है। जैसे ये देखो इन सबको पद्म विभूषण मिला था, अब यूपी के 10 लोगों को पद्मश्री मिला है। टोटल जो पद्मश्री मिला था वो 113 लोगों को मिला था, टोटल पद्मश्री 113 लोगों को मिला था, उसमें से यूपी के 10 लोगों को पद्मश्री मिला है। जैसे अनिल कुमार रस्तोगी कला के क्षेत्र में है, अशोक कुमार सिंह विज्ञान के क्षेत्र में है, बुद्ध रश्मि मणि पुरातत्व के क्षेत्र में, चिरंजीवी लाल यादव कला, केवल कृष्ण ठकराल चिकित्सा के क्षेत्र में, लेकिन ये आयुर्वेद और पारंपरिक शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में है, मंगला कपूर साहित्य एवं शिक्षा, प्रवीण कुमार जो हमारे इंडिया के बॉलर थे वो, रघुपत सिंह मरणोपरांत मिला इनको कृषि के क्षेत्र में, और राजेंद्र प्रसाद और श्याम सुंदर को चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है। अब इनके नेम आपको पता होने चाहिए, किसको किस सेक्टर में मिला है और कितने लोगों को पद्मश्री मिला है, ठीक है। अब थोड़ा सा पद्म पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। 1954 में भारत में स्थापित किया गया था भारत सरकार द्वारा, ठीक है। इसकी प्रक्रिया देखो, पद्म पुरस्कार समिति द्वारा की जाती है पूरी प्रक्रिया, और पद्म पुरस्कार जो समिति होती है, ठीक है, फिर वो रेकमेंड करती है राष्ट्रपति को और फिर हमारे प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री को, फिर ये दोनों डिसाइड करते हैं किसको हमें ये पुरस्कार देना चाहिए, ठीक है। जैसे जो समिति होती है, ये प्रधानमंत्री द्वारा प्रतिवर्ष एक विशेष समिति का गठन किया जाता है, किसके द्वारा? प्रधानमंत्री, और इसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं। इसमें राष्ट्रपति के सचिव भी होते हैं, गैर सरकारी सदस्य भी होते हैं। फिर ये समिति राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को क्या भेजती है बच्चे? नाम भेजती है कि इनको पद्म पुरस्कार दिया जाना चाहिए। फिर प्रेसिडेंट और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो फाइनल करते हैं किसे देना है, ठीक है, वो फाइनल करते हैं किसको देना है। चलो आगे देखो, रस्टी स्पॉटेड बिल्ली को पहली बार यूपी के नेशनल चंबल सेंचुरी में देखा गया। देखो ये दुनिया की सबसे छोटी जंगली बिल्ली है, ठीक है, ये दुनिया की सबसे छोटी बच्चे क्या है? जंगली बिल्ली है, ध्यान देना, ठीक है। दुनिया की सबसे जंगली बिल्लियों में से एक है रस्टी
स्पॉटेड बिल्ली को पहली बार उत्तर प्रदेश के नेशनल चंबल सेंचुरी में देखा गया। यह खोज दक्षिणी उत्तर प्रदेश से इस प्रजाति का पहला पक्का रिकॉर्ड भी है, मतलब फर्स्ट ऑथेंटिक रिकॉर्ड यही है। ये है बिल्ली, देखो, ठीक है। तो कौन सी बिल्ली है ये? स्मॉलेस्ट कैट है, ये वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कैट है, ध्यान देना, ठीक है। हैज बीन साइटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द नेशनल चंबल सेंचुरी इन उत्तर प्रदेश। अब देखो हमारे लिए इसमें क्या जरूरी है, एक तो ये कहां पे खोजी गई है, दूसरा चंबल नेशनल सेंचुरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। मैं आपको पूरा, ठीक है, ये हमारा प्यारा यूपी हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी यमुना रिवर है, यमुना। और जो चंबल रिवर है ना बच्चे, ये आपकी चंबल रिवर है, ठीक है। कौन सी है बच्चे? चंबल। अब देखो ये जो चंबल रिवर है, इसी के आसपास यहां पे, यहीं पे आपका क्या है बच्चे? चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य। चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य आपको कहां पे मिलेगा? यहीं पे मिलेगा, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, ठीक है। नेशनल चंबल सेंचुरी, नेशनल चंबल सेंचुरी कहां पे है? चंबल रिवर पे। अब थोड़ा सा चंबल रिवर के बारे में भी हम जानेंगे। अभी देखो जो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है ना, 3 स्टेट में फैला हुआ है। ये यूपी में है, ये मध्य प्रदेश में है, और ये आपके राजस्थान में है। तो मतलब ये 3 स्टेट में फैला हुआ है, यूपी, एमपी और राजस्थान, ठीक है। यूपी, एमपी और राजस्थान। और 5400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने में? 5400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये फैक्ट आप लोगों के लिए जरूरी नहीं है, 5400 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और हमारे यूपी में कहां पे है? आगरा और इटावा। हमारे यूपी में ये आगरा और इटावा जिले में है, ठीक है। ये वाला क्षेत्र जो है हमारा यूपी का, ये वाला क्षेत्र, ठीक है। चलो अब यहां पे ध्यान देना, यहां पे घड़ियाल और डॉल्फिन मिलती हैं। ये जो चंबल है ना फेमस, ये अपने घड़ियाल के लिए बहुत फेमस है, घड़ियाल के लिए फेमस है। और दूसरा यहाँ पे डॉल्फिन भी मिलती है, मीठे पानी की डॉल्फिन, ठीक है। एक घड़ियाल के लिए फेमस है, दूसरा आपका क्या, किसके लिए फेमस है? मीठे पानी की डॉल्फिन के लिए, ठीक है। घड़ियाल्स एंड फ्रेश वाटर डॉल्फिन, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा हम लोग चंबल रिवर के बारे में जानते हैं, ठीक है। अब देखो इसको 1979 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था, 1979 में। देखो चंबल जो रिवर है, ये हमारी चंबल रिवर है, ये कहां से निकलती है? यहां पे एक माउंटेन है जिसको हम बोलते हैं जानापाऊ की पहाड़ियां, जानापाऊ पहाड़ियां, जानापाऊ हिल कहां पे है? विंध्यन हिल में, ठीक है, विंध्यन हिल में। अब देखो इधर से बनास रिवर आ रही है, ये बनास रिवर है। बनास का फॉर्मेशन कहां होता है सर? अरावली में, ठीक है। इधर से आ रही है काली सिंध, ये ट्रिब्यूटरी है चंबल की। और इधर से आ रही है पार्वती, पार्वती, ठीक है। तो चंबल रिवर जानापाऊ पहाड़ी एमपी से निकलती है, फिर इधर राजस्थान में भी फ्लो करती है, फिर हमारे यूपी में जाके इटावा के पास मिल जाती है यमुना रिवर पे। कहां से निकलती है? जानापाऊ पहाड़ी, एक बनास इसकी ट्रिब्यूटरी है, काली सिंध और पार्वती, ठीक है। चलो इतना आपको पता होना चाहिए, इतना आपको पता होना चाहिए। अब देखो यूपी में और कौन कौन से, यूपी में और कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं? ठीक है, एक हो जाएगा चंद्रप्रभा, ये कहां पे है सर? ये चंदौली में है। हस्तिनापुर हो जाएगा, हस्तिनापुर, यह आपको मेरठ के आसपास मिलेगा, ठीक है। मेरठ हो गया, बिजनौर हो गया, उसके आसपास मिलेगा। महावीर स्वामी आपको ललितपुर में मिलेगा, महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे है बच्चा? ललितपुर में है, ध्यान देना। कतरनिया घाट, जितना मैं पढ़ा रहा हूं ना आपको, ये कोई नहीं पढ़ाता है। कतरनिया घाट आपको मिलेगा बहराइच में, ठीक है। लोग सिर्फ पीपीटी पढ़ के निकल जाते हैं आगे, ठीक है। लोग सिर्फ क्या करते हैं बच्चे?
पीपीटी पढ़ के आगे निकल जाते हैं, ध्यान देना, ठीक है। चलो, जो किशनपुर है, किशनपुर वाइल्ड, ये खीरी डिस्ट्रिक्ट में है, लखीमपुर खीरी है ना, लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में है, ध्यान देना। सोहेलवा श्रावस्ती में मिलेगा, सोहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये मिलेगा आपको श्रावस्ती बलरामपुर में, ठीक है। सोहेलवा, बलरामपुर, गोंडा, इनमें मिलेगा ये, ठीक है। फिर आते हैं सोहागी बरगा, सोहागी बरगा, ये मिलेगा महाराजगंज में, ये मिलेगा बच्चे महाराजगंज। अगर इसको आपको ऐसे करना है, मैप में देखना है, तो आपको इजीली यहां से दिख जाएगा। देखो, ये महावीर स्वामी हो गया ललितपुर में, ये हस्तिनापुर में ये हो गया, चंदौली इधर आ गया, ये चंदौली हो जाएगा, ठीक है। कतरनिया घाट, आपका कतरनिया घाट जो है ये रहा बहराइच में, और ये खीरी जो है आपका, ठीक है, ये आ गया खीरी यहाँ पे, और सोहेलवा, बलरामपुर, श्रावस्ती ये इधर मिलेगा, और आपका महाराजगंज थोड़ा सा इस साइड में है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला जो है आपका नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 का आयोजन प्रयागराज में किया गया। देखो ये जो नॉर्थ टेक सिंपोजियम है ये डिफेंस से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है बच्चा? डिफेंस से रिलेटेड, ठीक है। तो इसका आयोजन अभी प्रयागराज में किया गया है। 2026 का आयोजन 4 मई से 6 मई तक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजन किया गया। कहां पे? प्रयागराज में। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 मई 2026 को इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। किसने किया था बच्चे? रक्षा मंत्री ने, ठीक है। नॉर्थ टेक सिंपोजियम, आपसे सिंपल सा पूछा जा सकता है नॉर्थ टेक सिंपोजियम के बारे में ध्यान देना, ठीक है। चलो, कहां पे? प्रयागराज में। अब देखो इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। इस सिंपोजियम का संयुक्त आयोजन जो है भारतीय सेना के उत्तरी और मध्य कमान द्वारा सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर के सहयोग से किया गया। इस सिंपोजियम का विषय क्या था? यह इंपॉर्टेंट है, थीम पूछा जा सकता है रक्षा त्रिवेणी संगम। इसका थीम है रक्षा त्रिवेणी संगम, क्योंकि प्रयागराज को हम लोग संगम बोलते हैं, जहां पे 3 नदियां आके मिलती हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, इसलिए उसको संगम बोलते हैं। तो ये भी प्रयागराज में हुआ है, इसलिए इसका नाम है रक्षा त्रिवेणी संगम, जहां प्रौद्योगिकी, उद्योग और सैन्य कौशल का संगम होता है। इसमें कुल 284 कंपनियां भाग ली हैं, जिनमें एमएसएमई, निजी रक्षा प्रौद्योगिकी कंपनियां, स्टार्टअप सब शामिल हैं। इस कार्यक्रम में प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन किया गया, समस्या कथन और सैन्य उपयोगकर्ता तथा डेवलपर्स के बीच संवाद शामिल किया गया, ठीक है। तो ये सब लिख लेना आप लोग। कहां पे आयोजित किया गया बच्चे? प्रयागराज में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? उन टेक्नोलॉजी की पहचान करना जो फील्ड में तैनाती और रखरखाव पर्याप्त के लिए उपयुक्त हो, साथ ही खरीद प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करते भारतीय सेना के लिए एक सतत और आत्मरक्षा परिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना। कुल मिला के डिफेंस के लिए यह काम किया गया है, ठीक है। डिफेंस के लिए यह काम किया गया है, ध्यान देना। किसके लिए किया गया है बच्चे? डिफेंस के लिए किया गया है, ध्यान देना, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है पीलीभीत में भारत का पहला एकीकृत बासमती और जैविक प्रदर्शन फार्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री के एग्जाम के लिए। कृषि एवं प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, जिसको हम लोग एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी शॉर्ट फॉर्म में एपीडा बोलते हैं, एपीडा के द्वारा उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में, ध्यान देना, किसमें? पीलीभीत में भारत का पहला एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण सह प्रदर्शन फार्म स्थापित किया जाएगा। कहां पे बच्चे? पीलीभीत में। और ये 70 साल की लीज, ये जो फार्म है, जो लैंड है, वो 70 साल की लीज पे लिया जा रहा है, 70 साल की लीज पे, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा और। एपीडा ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ 70 वर्ष के पट्टे पर समझौता किया है। किस पे? 70 वर्ष के पट्टे पर। और इस परियोजना का लक्ष्य क्या है? बासमती की खेती को जैविक कृषि पद्धतियों के साथ जोड़कर संधारणीय कृषि को बढ़ावा देना तथा किसानों में जागरूकता और कौशल विकास को सुदृढ़ करना। अब देखो, आपका पेपर जो 6 है, उसमें एग्रीकल्चर एक टॉपिक है, कृषि,
उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं मेंस में। तो यहां पे आप इस पॉइंट को एग्जाम्पल के तौर पे यूज कर सकते हो, एग्जाम्पल के तौर पे यूज कर सकते हो। अगर पूछा जाएगा एग्रीकल्चर के लिए सरकार क्या कर रही है, तो इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हो। ठीक है, 70 ईयर लीज एग्रीमेंट है। एम्स क्या है? प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बाय इंटीग्रेटिंग बासमती कल्टीवेशन विद ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस। ऑर्गेनिक फार्मिंग को हमारी सरकार बहुत प्रमोट कर रही है, नेचुरल फार्मिंग को हमारी सरकार बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है। ठीक है, चलो अब देखो चावल के बारे में देख लेते हैं। चावल थोड़ा सा, बासमती नहीं, चावल। चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पे होता है? तो सर वेस्ट बंगाल में होता है, देन हमारे यूपी में होता है, देन हमारे पंजाब में होता है। तो पहला नंबर वेस्ट बंगाल, दूसरा यूपी, तीसरा पंजाब। अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं, वर्ल्ड की बात करूं तो पहले नंबर पे हमारा प्यारा भारत आ जाता है, दूसरे नंबर पे चाइना आ जाता है, तीसरे नंबर पे आई थिंक बांग्लादेश है, तीसरे नंबर पे आई थिंक बांग्लादेश है। ठीक है, चलो तीसरे नंबर पे बांग्लादेश है। चलिए आगे देखो, आईआईटी कानपुर के निदेशक मनिंद्र अग्रवाल को रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर प्रीलिम्स, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। आईआईटी कानपुर के निदेशक हैं ये मनिंद्र अग्रवाल को रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया है, जो विश्व के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक सम्मानों में से एक है। यहां पे जो हमारे आइंस्टीन है, न्यूटन है, ये भी यहाँ के फेलो चुने गए थे, और उसमें से एक हमारे आईआईटी कानपुर के फेलो जो हैं मनिंद्र अग्रवाल, मनिंद्र जो अग्रवाल हैं, इनको भी आईआईटी कानपुर का बच्चे क्या चुना गया है? फेलो चुना गया है, ध्यान देना। ठीक है, आईआईटी कानपुर का फेलो चुना गया है। ठीक है, चलो अब देखो जो आईआईटी कानपुर है उनके डायरेक्टर हैं ये, आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर हैं। ठीक है, अब ये जो रॉयल सोसाइटी है ये कहाँ पे है सर? यूके में है। और इसकी जो स्थापना हुई थी बच्चे, रॉयल सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी 1660 में हुई थी। 1660 में इसकी स्थापना हुई थी, किसकी? रॉयल सोसाइटी की। ठीक है, रॉयल सोसाइटी की स्थापना इसी के साथ हुई थी। अब देखो इसके साथ साथ ना, इनके साथ साथ जो हमारी इंडिया की डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन है, सौम्या स्वामीनाथन, जो एमएस स्वामीनाथन की बेटी हैं, उनको भी चुना गया है इसमें। ठीक है, चलो आगे देखो, अब थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। जो मनिंद्र अग्रवाल हैं कहां से आते हैं सर? प्रयागराज से। इनका संबंध जो है बच्चा, इनका संबंध है प्रयागराज से, इनका संबंध है। और सैद्धांतिक कंप्यूटर में अग्रणी योगदान है इनका, सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान में, सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान में योगदान है इनका। ठीक है, इसी योगदान के लिए इनको इस सोसाइटी में फेलो चुना गया है, ध्यान देना। ठीक है, आगे देखो, ग्राम पंचायतों के निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया गया है। अभी मैंने बताया आपको कि यूपी में 26 मई 2026 को ग्राम पंचायतों का 5 साल पूरा हो चुका था। तो उस टाइम 27 मई से नई पंचायत गठित होनी चाहिए थी, लेकिन चुनाव में देरी के कारण चुनाव में देरी हो गए। तो अभी सरकार ने क्या फैसला लिया है ना, कि जो अगले 6 महीने हो, क्योंकि 6 महीने में चुनाव कराना जरूरी है, तो अगले 6 महीने तक जो हमारे ग्राम के प्रधान हैं, अब वो प्रधान नहीं रहेंगे, अब वो एडमिनिस्ट्रेटर की तरह काम करेंगे। जैसे डीएम होते हैं, एसडीएम होते हैं, ऐसे ही अब वो अपने अपने पंचायत में एज अ प्रशासक के रूप में काम करेंगे, एज अ एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में काम करेंगे, जो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों के प्रधानों को नए निकाय गठित होने तक या अधिकतम 6 महीने, क्योंकि 6 महीने में आपको नया पंचायत का गठन करना चाहिए, तो ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। किसको? आपके विलेज हेड्स मतलब आपके ग्राम प्रधान को। ठीक है, ग्राम प्रधान को किया है। मैंने अभी बताया आपको 26 मई 2026 को क्या हो गया था? कार्यकाल खत्म हो गया था, पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो गया था। करीबन हमारे यूपी में 57,000 पंचायत हैं, 57,000 पंचायत हमारे यूपी में है। इनका कार्यकाल 26 मई 2026 को खत्म हो गया था। उसके बाद इनको प्रशासक के रूप में काम करने के लिए बोला गया है। ठीक है, प्रशासक के रूप में काम करने के लिए बोला गया है। अब थोड़ा सा हम लोग क्या देखेंगे, थोड़ा सा हम लोग पंचायत के बारे में भी
देख लेते हैं, ठीक है। पंचायत के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, चलो थोड़ा सा पंचायत के बारे में देख लो। ठीक है, पंचायत देखो, भारत में पहली पंचायत कब गठित की गई? भारत में पहली तो नागौर डिस्ट्रिक्ट जो है हमारा, नागौर राजस्थान का, वहां पे 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर कब गठित की गई थी? 2 अक्टूबर 1959 में, ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 में नागौर में पहली बार पंचायत। और पंचायत का जो जिक्र है वो आर्टिकल 40 में है, डीपीएसपी, ठीक है। इसमें बोला गया है कि हमें पंचायत की स्थापना करनी चाहिए। उसी के साथ साथ 73वां संविधान संशोधन जो है, 73वां संविधान संशोधन 1992, इसके तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, संवैधानिक दर्जा, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडेशन दिया गया 1992 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत, ध्यान देना, ठीक है। भाग 9 में आता है पंचायत, भाग 9 में आता है पंचायत, और इसके जो आर्टिकल है 243 से 243 ओ, 243 से लेकर 243 ओ तक इसका क्या है बच्चा? आर्टिकल है, ठीक है। इसका कार्यकाल जनरली कितना होता है? 5 साल का कार्यकाल, जनरली 5 साल का होता है पंचायत का कार्यकाल, ठीक है। 11वीं अनुसूची आती है, 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 11वीं शेड्यूल वो पंचायत से संबंधित है। उसके अकॉर्डिंग 29 सब्जेक्ट दे रखे हैं पंचायत को, 29 सब्जेक्ट हमारी पंचायत को दे रखे हैं, ध्यान देना, ठीक है। 29 सब्जेक्ट हमारी पंचायत को दे रखे हैं। और SC ST और महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण है। SC ST और फीमेल के लिए जो है बच्चा वो रिजर्वेशन कितना है? रिजर्वेशन वो है आपका 1/3, इतना रिजर्वेशन है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग यूपी के में चलते हैं, यूपी में चलते हैं, ठीक है। यूपी में देखो पंचायतों की उपलब्धियां क्या क्या हैं, यूपी में पंचायत ने क्या क्या काम किया है। ये आपका पेपर 5 के लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर 5, ठीक है, जहां पे पंचायत है ना, लोकल सेल्फ गवर्नेंस, वहां पे तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हुआ है, ठीक है, पंचायतों के कारण। यूपी में डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, जहां पे पहले स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट थी, अब कहां पे हो गई? पंचायत लेवल पे भी गवर्नमेंट हो गई। राजनीतिक जागरूकता बढ़ी है, समावेशन बढ़ा है, कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण हुआ है, जैसे महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं प्रधान बनी हैं। अभी देखो 2021 में जो चुनाव हुए थे प्रधान के, उसमें से 53.7% जो है महिलाएं थी। राज्य राजस्व में हिस्सेदारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व हिस्सेदारी 2.5% है, जो अन्य राज्यों में सबसे अधिक है। ग्रास रूट लीडरशिप का उदय हुआ है, महिलाएं उदय हुई हैं, ठीक है। युवा जो हमारे स्थानीय नेता हैं वो उदय हुए। सरकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन किया है, जैसे मनरेगा हो गया, ये सब, ठीक है। बुनियादी ढांचे का विकास हुआ है, खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है यूपी को, उसमें पंचायत का बहुत बड़ा रोल है। राजनीतिक चेतना में वृद्धि हुई है, लोकतांत्रिक संस्थान और कार्यप्रणाली को बेहतर बनाया गया है, स्थानीय मांग के लिए आवाज उठाई गई है, पर्यावरण संरक्षण किया गया है। जैसे यहाँ पे देखो प्रियंका तिवारी हैं, एक हाथरस के किसी गांव की पंचायत, उन्होंने प्लास्टिक को बैन कर दिया था 1 साल में। स्वास्थ्य और स्वच्छता, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, जननी सुरक्षा योजना को आसानी से इंप्लीमेंट किया गया है पंचायत के माध्यम से। तो ये पूरा का पूरा क्या है बच्चा? ये पंचायतों का इंपॉर्टेंस है हमारे यूपी में, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री ने 29 अप्रैल 2026 को हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे का क्या किया बच्चे? उद्घाटन किया। कहां पे? हरदोई में, ठीक है। चलो अब देखो, प्रधानमंत्री ने 29 अप्रैल हरदोई में 594 किलोमीटर का है गंगा एक्सप्रेसवे, ध्यान देना, 594 किलोमीटर कहां से किया गया? हरदोई से किया गया, हरदोई से किया गया। अब ये राज्य की कनेक्टिविटी, संपर्क और रोजगार के लिए एक नई जीवन रेखा साबित होगा। तो ये क्या करेगा? राज्य का संपर्क बढ़ाएगा, कनेक्टिविटी बढ़ाएगा और एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगा, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगा। चलो और थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में, ठीक है।
और थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, पहले मैं आपको यहाँ पे बना देता हूं कहां से कहां तक जाएगा ये। देखो ये हमारा प्यारा यूपी, इधर आपका हो जाएगा मेरठ, ये आपका हो जाएगा बच्चे मेरठ, और ये आपका हो जाएगा प्रयागराज। दिस इज प्रयागराज। ठीक है, तो मेरठ से लेकर प्रयागराज तक ये जाएगा, जो है आपका कितना, 594 किलोमीटर का, 594 किलोमीटर का। ठीक है, इसी का नाम है गंगा एक्सप्रेस वे। क्या है? गंगा एक्सप्रेस वे, क्योंकि गंगा के किनारे किनारे ये जा रहा है, इसलिए गंगा एक्सप्रेस वे का नाम इसको दिया गया है। ठीक है, जैसे देखो मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज, इन जिलों से होके जाएगा। अब इससे लाभ क्या क्या मिलेगा? देखो इससे लाभ क्या होगा, किसानों की प्रगति होगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ द यूथ, प्रिजर्वेशन ऑफ फेथ एंड कल्चर। अब देखो फेथ एंड कल्चर मतलब प्रयागराज का जो कल्चर है उसको प्रिजर्व किया जा सकेगा। यहां के लोग डायरेक्टली प्रयागराज जा सकते हैं, प्रयागराज के लोग डायरेक्टली मेरठ जा सकते हैं। अब ये दूरी जो है ना 6 से 7 घंटे में आप कवर कर लोगे, 6 से 7 घंटे लगेंगे बस। जब इतना टाइम लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है ईंधन की बचत होगी, है ना, ईंधन की बचत होगी तो कम कार्बन का उत्सर्जन होगा, कम कार्बन का उत्सर्जन होगा, है ना, लो कार्बन एमिशन होगा, लो कार्बन एमिशन होगा। ठीक है, आगे देखो। ठीक है, उत्तर प्रदेश की समृद्धि का एक प्रमुख माध्यम बनेगा। ये 12 जिलों के 1 लाख से अधिक किसानों को योगदान प्रदान करेगा। इसका अगर मैं इंपोर्टेंस, ये सब इंपोर्टेंस है, ध्यान देना, दिस इज इंपोर्टेंस। इस गंगा एक्सप्रेसवे का इंपोर्टेंस है। क्या करेगा बच्चे? 12 लाख किसानों को हेल्प करेगा, 12 लाख किसानों को फायदा पहुंचाएगा। ये कैसे पहुंचाएगा? क्योंकि किसान, मान लो कोई मेरठ का किसान है, जैसे मेरठ में आम बहुत होता है, उनको अपना आम प्रयागराज में बेचना है, आराम से बेच सकते हैं। ठीक है, आराम से बेच सकते हैं। और देखो, ठीक है, एक्सप्रेसवे के किनारे 27 स्थानों पर एकीकृत औद्योगिक क्लस्टर बनाया जाएगा, लॉजिस्टिक हब बनाए जाएंगे, जो न केवल कनेक्टिविटी प्रदान करेगा बल्कि इन्वेस्टमेंट भी लेके आएगा। तो यहां पे क्या बनेंगे? लॉजिस्टिक हब बनेंगे, लॉजिस्टिक हब बनेंगे, इंडस्ट्रियल हब बनेंगे, इंडस्ट्रियल हब बनेंगे। इसके कारण क्या होगा बच्चे? इन्वेस्टमेंट आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा और रोजगार आएगा। जब इन्वेस्टमेंट और रोजगार आता है ना, उसके कारण जो पलायन होता है, माइग्रेशन, पलायन जो होता है, माइग्रेशन, वो कम हो जाता है, वो कम हो जाता है। और उसके कारण क्या होता है? रीजनल डेवलपमेंट होता है। रीजनल डेवलपमेंट मतलब प्रादेशिक विकास होता है, प्रादेशिक विकास होता है। अगर आपसे मेंस में अगर ये पूछेगा गंगा एक्सप्रेसवे का इंपॉर्टेंस क्या है यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये सारे रीजन आप बता देना। ठीक है, ये सारे रीजन आप बता देना। इतना ओपन, इतना खोल के कोई नहीं पढ़ाता है जितना मैं यहां पे एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करके पढ़ा रहा हूं। ठीक है, ठीक है, तो इतना ओपनली, इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ाता कि प्री का भी हो रहा है और मेंस का भी हो रहा है। ठीक है, चलो, तो यहां पे बता दिया हमने कितने डिस्ट्रिक्ट से होके जाएगा, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। अब चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की तरफ। अगला है, अयोध्या में फूलों की के लिए राज्य का पहला उत्कृष्टता केंद्र।
स्टेट फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्लावर इन अयोध्या। फूलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां बन रहा है बच्चा? किसके लिए? फ्लावर के लिए। फ्लावर के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन रहा है बच्चा अयोध्या में। कहां पे? अयोध्या में, ध्यान देना। और जो फूल है, आपके पेपर 6 में, आपके पेपर 6 में एक फ्लोरिकल्चर करके टॉपिक है। फ्लोरिकल्चर करके एक टॉपिक है जिसमें फूलों की खेती होती है। वहां पे आप इसको डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं। और कहां पे बन रहा है? ये बन रहा है अयोध्या में, और ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अयोध्या में फूलों की खेती के लिए राज्य का पहला उत्कृष्ट केंद्र बन रहा है। यह परियोजना पिरखोली क्षेत्र में 3 हेक्टेयर भूमि पर 2 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित की जाएगी। ठीक है, तो प्री के लिए हमारा क्या इंपॉर्टेंट है? प्री के लिए ये इंपॉर्टेंट है कहां पे बन रहा है। और मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? मेंस के लिए बच्चा इसका पूरा थोड़ा सा इसको डिटेल में करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको डिटेल में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ठीक है, चलो थोड़ा सा इसको देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या है। जैसे 2 करोड़ का निवेश होगा, परियोजना का दायरा 3 हेक्टेयर में फैला हुआ है, प्रीमियम डच गुलाब होगा, दुर्लभ प्रजातियां, उच्च गुणवत्ता वाले गेंदे के फूल, ग्रीन हाउस, ड्रिप सिंचाई, सौर ऊर्जा, ऊतक संवर्धन प्रयोगशालाएं होंगी, टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला। इस केंद्र का उद्देश्य न केवल फूल उगाने वाले किसानों को तकनीक सहायता प्रदान करने के केंद्र के रूप में कार्य करना है, बल्कि श्री राम मंदिर को उच्च गुणवत्ता वाले फूलों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना है। देखो हमारे यूपी में ना फ्लोरिकल्चर का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक तो क्लाइमेट बहुत अच्छा है यूपी का, और डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जैसे बनारस में बहुत सारे मंदिर हैं, राम मंदिर बन गया है, इसके कारण फूलों की जो डिमांड है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, आप देखो इत्र बनता है कन्नौज में इत्र बनता है, इत्र भी फूलों से बनाया जाता है। तो यूपी में डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और डिमांड जितनी बढ़ेगी उतने ही आपको ज़्यादा फूलों का उत्पादन करना होगा। इसलिए सरकार फूलों को लेकर बहुत बहुत एक्टिव है कि फूलों को कैसे बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, उच्च गुणवत्ता वाले फूल स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो सकेंगे, जिससे आयात पर निर्भरता कम होगी। यह केंद्र आधुनिक पुष्प कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देता है। अब देखो यूपी में जो है ना फ्लोरिकल्चर देखो कहां कहां पे होता है यूपी में। ये जो रीजन है यूपी का, बनारस वाला रीजन, ये यहां पे फ्लोरिकल्चर होता है। ठीक है, ये और यूपी का ये जो काकोरी वाला रीजन है, यहाँ पे भी आपका फ्लोरिकल्चर होता है, फूलों की खेती, मतलब फूलों की खेती। ठीक है, और वेस्टर्न यूपी में कुछ पार्ट में यहाँ पर फूलों की खेती होती है। खेती किसकी खेती बच्चा? फूलों की खेती। ठीक है, पोटेंशियल क्या है यूपी में? संभावना क्या है यूपी में फूलों की खेती का? संभावना यह है क्योंकि उर्वरक मृदा है, उर्वरक मृदा मतलब फर्टाइल लैंड है यूपी में, फर्टाइल लैंड है। इरिगेशन फैसिलिटीज बहुत अच्छी है, इरिगेशन बहुत अच्छा है। क्लाइमेट फेवरेबल है, क्लाइमेट कंडीशन अच्छी है। क्लाइमेट कंडीशन कैसी है बच्चे? फेवरेबल, क्लाइमेट कंडीशन फेवरेबल है। ठीक है, डिमांड हाई है यूपी में, फूलों की डिमांड हाई है ड्यू टू रिलीजियस टूरिज्म एंड आपका जो परफ्यूम इंडस्ट्री है, परफ्यूम इंडस्ट्री जो है कन्नौज में, उसके कारण। ठीक है, तो ये सारे रीजन है जिसके कारण हमारे यूपी में संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं फ्लोरिकल्चर की। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ चुनौतियां भी हैं, कुछ समस्या भी हैं। जैसे समस्या क्या है? लैक ऑफ कोल्ड स्टोरेज, क्योंकि फूल जो होता है ना पेरिसेबल क्रॉप्स है फूल, अगर इसको जितना टाइम इसका बीतता है उतना ही खराब होता जाता है, इसलिए कोल्ड स्टोरेज होना चाहिए। तो कोल्ड स्टोरेज की कमी है, पर्याप्त कोल्ड स्टोरेज की कमी है। ठीक है, विपणन संबंधी समस्याएं हैं, विपणन संबंधी समस्याएं मतलब मार्केटिंग संबंधी समस्याएं हैं पहला। तीसरा हो जाएगा जो आपका इनफॉर्मल सेक्टर बहुत है इसमें, इनफॉर्मल सेक्टर बहुत डोमिनेंट है इसमें, है ना, कोई फॉर्मल मार्केट नहीं है इसका बड़ा सा। आप देखो रोड के किनारे ऐसे ही लोग फूल बेचने लगते हैं। ठीक है, और हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है, आपको ड्रिप सिंचाई करना पड़ेगा, हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ना। लैक ऑफ अवेयरनेस है, लैक ऑफ अवेयरनेस है।
ठीक है, क्लाइमेट चेंज है एक, क्लाइमेट चेंज के कारण यूपी में क्या हो रहा है बच्चा, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है, इसके कारण रोग उत्पन्न हो रहे हैं, नए नए डिजीज फूलों में। ठीक है, तो ये सारे क्या है बच्चा, ये सारे इश्यूज हैं। ठीक है, चलिए, तो ये सारे इश्यूज हैं फ्लोरिकल्चर को लेकर। आगे चलते हैं, अगला जो है आपका, यहाँ पे देखो, ये किसानों को उन्नत पुष्प, ठीक है, यह केंद्र लोकप्रिय फूलों की प्रजातियों की खेती की जाएगी, जिसमें डच गुलाब हो गया। ठीक है, अब लिखो ऑपरेशन 4। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे मेंस में पूछे जाते हैं कि बताओ ऑपरेशन 4 कैसे हेल्प करेगा यूपी में। ठीक है, तो ऑपरेशन 4 किससे संबंधित है, ऑपरेशन 4 के तहत स्वदेशी गाय की नस्लों पर केंद्रित डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के एक बड़ा अभियान शुरू किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। स्वदेशी जो गाय की नस्लें हैं ना, हमारी जो वेराइटीज हैं गाय की, काऊ की स्वदेशी, उन पर बेस्ड डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, इसका मतलब यह हुआ डेयरी इंडस्ट्री से रिलेटेड है ऑपरेशन 4। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ए मेजर कैंपेन अंडर ऑपरेशन 4 टू बूस्ट द डेयरी सेक्टर फोकसिंग ऑन इंडिजीनियस कैटल ब्रीड्स, इंडिजीनियस कैटल ब्रीड्स, ध्यान देना। आगे देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, दूध उत्पादन को बढ़ावा देना, साहिवाल हो गए, गीर हो गए, गंगातीरी, सिंधी। अब देखो ये नाम आपको पता होना चाहिए प्री के लिए, है ना, पूछेगा साहिवाल किसकी प्रजाति है, गिर किसकी प्रजाति है, गंगातीरी किसकी प्रजाति है, और सिंधी किसकी प्रजाति है, तो ये गाय की प्रजाति है। जैसी स्वदेशी नस्लों के संरक्षण और संवर्धन पर भी ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, अब इस ऑपरेशन के अंदर 4 योजनाएं हैं, जैसे मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना, मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। ये किससे संबंधित है बच्चे, ये ऑपरेशन 4 के अंदर ये सारी स्कीम है। अब देखते हैं आगे क्या क्या कर रही है सरकार डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। 2 से 25 गायों तक की डेयरी इकाइयों के लिए सब्सिडी के साथ राज्य भर में लागू की जा रही है सब्सिडी। सरकार दूध उत्पादन इकाइयां स्थापित करने के लिए 50% तक की सब्सिडी प्रदान कर रही है, जिसमें वित्तीय मॉडल के तहत 15% लाभार्थी का योगदान, 35% बैंक ऋण और 50% सरकारी सहायता प्रदान कर रही है। स्वदेशी गो संवर्धन योजना के तहत 2 गायों वाली इकाइयों के लिए 80,000 तक की सब्सिडी भी सरकार दे रही है। ध्यान देना, डेयरी उद्योग के लिए सब्सिडी दे रही है सरकार। जबकि उच्च उपज वाली नस्लों का पालन पोषण करने के पशुपालकों को 10,000 से लेकर 15,000 तक के प्रोत्साहन की पेशकश की जा रही है। तो ये सब किया जा रहा है, तभी तो हमारा डेयरी उद्योग बहुत तेजी से ग्रो करेगा। और ध्यान देना, दूध उत्पादन में यूपी टॉप में है। आगे लिखो, उत्तर प्रदेश में 2024 में अपराध दर औसत से काफी कम हुआ है। ठीक है, देखो आप सबको पता है हमारे, है ना, हमारे यूपी में अभी हमारी सरकार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बहुत काम कर रही है। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हमारी सरकार बहुत ज्यादा काम कर रही है यूपी में। ठीक है, तो उसी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एनसीआरबी का एक डेटा आया है अभी रिसेंटली, तो 2024 का डेटा है ये, मतलब 2024 में क्या क्या स्थिति थी, उसमें हमारा यूपी में जो क्राइम का रेट है ना वो कम हुआ है। जैसे राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो, जिसको हम लोग एनसीआरबी बोलते हैं, जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में 2024 में अपराध दर राष्ट्रीय औसत से काफी कम रहा है ना, राष्ट्रीय औसत से बहुत कम रहा है हमारे यूपी में अपराध दर। देखो क्या क्या है, देश के 28 राज्यों 8 केंद्र शासित प्रदेशों में अखिल भारतीय अपराध दर प्रति लाख जनसंख्या पर 252.3 संज्ञेय अपराध थे, वहीं उत्तर प्रदेश में 180 था। तो मतलब राष्ट्रीय औसत से काफी कम रहा है अपराध दर। कुल अपराध दर के मामले में यह राज्य 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 21वें स्थान पर है। ठीक है, तो कुल मिला के जब भी आपको पेपर 6 में लॉ एंड ऑर्डर से ऊपर क्वेश्चन आएगा, लॉ एंड ऑर्डर से क्वेश्चन आएगा, तो वहां पे आप इस डेटा को आराम से कोट कर सकते हो, इस डेटा को आप आराम से कोट कर सकते हो, ध्यान देना। ठीक है, आराम से कोट कर सकते हो इस डेटा को। ठीक है, अब चलते हैं और क्या क्या किया है हमारी सरकार ने। ठीक है, सरकार ने क्या क्या किया है ध्यान देना।
लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार के प्रयास। देखो, जीरो टॉलरेंस नीति, अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति, अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। ठीक है, मिशन शक्ति लॉन्च किया गया है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति, रोमियो स्क्वाड, ठीक है, ऑपरेशन दुराचारी, सेफ सिटी योजना, सेफ सिटी परियोजना, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे सरकार के प्रयास हैं। किसके लिए प्रयास हैं? आपके ये करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, ऑपरेशन त्रिनेत्र, ऑपरेशन त्रिनेत्र, इसके अंदर सीसीटीवी स्थापित किए जा रहे हैं। ठीक है, और साइबर क्राइम सेल, हर स्टेशन में साइबर क्राइम सेल बनाए गए हैं, साइबर क्राइम सेल बनाए गए हैं हर स्टेशन में, सॉरी हर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, 75 के 75 डिस्ट्रिक्ट में ये बनाए गए हैं, ध्यान देना। ठीक है, तो ये सारी चीजें कर रही है हमारी सरकार लॉ एंड ऑर्डर को इंप्रूव करने के लिए। आगे देखते हैं अगला। ठीक है, ये देखो सरकार के प्रयास, यहाँ पे सारा लिखा हुआ है क्या क्या सरकार कर रही है। चलो, ग्रामीण जल योजनाओं के लिए 10 साल की संचालन रखरखाव वारंटी शुरू। देखो, हमारी सरकार ने क्या किया है ना, ग्रामीण जल परियोजनाओं के लिए 10 साल की संचालन रखरखाव वारंटी शुरू की है। जो हमारा ये जल मिशन है, जल जीवन जो मिशन है, उसके तहत आप सबको पता है ग्रामीण क्षेत्रों में टैप वाटर प्रदान किया जाता है, टंकी से पानी। ठीक है, तो अब उसका संचालन ग्रामीण हमारी जो पंचायत है वो रखती है। तो पंचायतों को अब ऑर्डर दिया गया है कि आप गारंटी लोगे संचालन का, रखरखाव का, जो भी टंकी बनाई गई है उस टंकी का आप गारंटी लोगे, मेंटेनेंस का भी और आपका ऑपरेशन का भी आपको गारंटी लेना पड़ेगा। तो 10 साल की गारंटी शुरू की है, और ऐसा करने वाला यूपी पहला स्टेट है, ऐसा करने वाला यूपी पहला स्टेट है। ठीक है, जल जीवन मिशन के तहत अनिवार्य 10 वर्षीय संचालन रखरखाव प्रतिबद्धता के साथ ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं के लिए गारंटी शुरू करने वाला यूपी पहला स्टेट है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है प्री के लिए। ठीक है, प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। अब देखो, जल अर्पण के तहत देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य में पेयजल योजनाओं का स्वामित्व प्रबंधन अब कौन करेंगे बच्चे? हमारे ग्राम पंचायत करेंगे। जल अर्पण क्या है? केंद्र सरकार की प्रमुख कार्यक्रम जल जीवन मिशन का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जल अर्पण। अब आप मुझे कमेंट करके बताओगे जल जीवन मिशन सरकार ने कब शुरू किया था? ठीक है, कब शुरू किया था जल जीवन मिशन सरकार ने? चलो अगला देखो, सेखा झील अभ्यारण्य रामसर साइट के रूप में मान्यता मिल गई है सेखा झील को। ठीक है, सेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को एक और रामसर साइट्स के रूप में मान्यता मिली है। अब ये 12वीं लेक बन गई है। कहां पे है ये 12वीं लेक हो गई है। और सेखा झील कहां पे है सर? अलीगढ़ में है। सेखा झील आपके अलीगढ़ में है। कुल मिला के इसके साथ साथ 99 झील हो गई है हमारे इंडिया में। लेकिन जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है, अलीगढ़ जिले में है, जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो भारत में 100वीं झील भी आ चुकी है। कौन सी? सुरहा ताल। सुरहा ताल, इसको जयप्रकाश नारायण ताल भी बोलते हैं, जयप्रकाश नारायण ताल भी बोलते हैं। कहां पे है? बलिया डिस्ट्रिक्ट में, बलिया। तो ये 100वीं लेक बन गई है। उसी के साथ यूपी में अभी 13 लेक हैं। तो 13वीं कौन सी है? सुरहा ताल। सुरहा ताल कहां पे है? बलिया में, बलिया डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, चलो, सेखा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में मीठे पानी का वेटलैंड है। ध्यान देना, मीठे पानी का आर्द्र भूमि है। रामसर साइट्स क्या होती हैं? रामसर साइट्स ऐसी आर्द्र भूमियां हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची पर मान्यता प्राप्त है। 1971 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। कहां पे हुई थी ये संधि? ईरान के रामसर साइट्स में, सॉरी, ईरान के रामसर शहर में ये संधि हुई थी। और ये संधि जो हुई थी ना 2 फेब को हुई थी। इसीलिए 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, वेटलैंड डे। ठीक है, कोई भी आर्द्र भूमि कुछ वैश्विक मापदंडों को पूरा करने के बाद ही रामसर साइट्स का दर्जा प्राप्त करती हैं। ध्यान देना, ठीक है। अब आप यूपी में कौन कौन से रामसर साइट्स हैं? और ठीक है, देखो पटना जो रामसर साइट्स है, 11वें नंबर का जो है आपका पटना है, जो एटा में है।
12वें नंबर का आपका सेखा हो गया, जो आपका कहाँ पे है बच्चे, अलीगढ़ में है। और आपका 13वें नंबर पे हो गया सुरहा ताल, सुरहा ताल जो आपके बलिया में है, जो आपके बलिया में है। बाकी क्या आप मुझे कमेंट करके बताओ और कौन कौन से यूपी में रामसर साइट्स हैं। आगे देखो, चंबल नदी पर बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के खंडीय भाग के ढहने के जांच के लिए 2 अलग अलग स्तरीय जांच समिति की नियुक्ति की गई है। देखो, हमारे लिए ये जरूरी नहीं है कि कितनी जांच समिति की नियुक्ति की गई है, हमारे लिए क्या जरूरी है, हमारे लिए बच्चा ये जरूरी है कि किस रिवर पे हुआ है। तो ये बेतवा रिवर पे, ठीक है, बेतवा नदी पे। अभी देखो 29-30 मई को बहुत ज्यादा आंधी तूफान आया था यूपी में, ठीक है, उसके कारण बेतवा पे एक पुल बन रहा था बेतवा नदी पे, उसका एक पार्ट नीचे गिर गया जिससे कई लोगों की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई। उसी को लेकर सरकार ने 2 उच्च स्तरीय जांच समिति की बैठक बुलाई है, जो एडीएम जो होंगे वो उसकी अध्यक्षता करेंगे, ठीक है। तो किस रिवर पे हुआ था ये, बेतवा रिवर पे। अब थोड़ा सा हम लोग बेतवा रिवर के बारे में जान लेते हैं, ध्यान देना, ठीक है। मैं आपको यूपी के पूरे मैप से समझा देता हूं बेतवा रिवर के बारे में, आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। ये अपना प्यारा यूपी, ठीक है, यहां से हमारी ये गंगा हो गई, ठीक है, नीचे वाली यमुना हो गई। अब देखो, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, दिस इज चंबल, ठीक है, और ये हो गई मेरी बेतवा रिवर, ये मेरी बेतवा नदी है, ठीक है। कहां से, इसको देखो बेत्रावती के नाम से जाना जाता था पहले, बेत्रावती, इसका पहला नाम क्या था, पूर्व का नाम, पूर्व नाम बेत्रावती, मतलब प्राचीन समय में इसको बेत्रावती के नाम से जाना जाता था, प्राचीन समय में किस नाम से, बेत्रावती, ठीक है। यमुना की सहायक नदी है, 590 किलोमीटर लेंथ है इसकी, 590 किलोमीटर इसकी लेंथ है, ठीक है। कहां से निकलती है, विंध्यन पर्वत से निकलती है, विंध्यन पर्वत, रायसेन जिला से, रायसेन जिला, ठीक है। इसकी एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है धसान, ये कौन सी रिवर है, धसान। और यहां पे एक है आपकी ट्रिब्यूटरी जो यमुना की ट्रिब्यूटरी, वो है केन, केन। और आपने सुना होगा केन बेतवा लिंक के बारे में, तो केन का पानी कहां पे ले जाया जा रहा है, केन का पानी बेतवा रिवर पे ऐसे ले जाया जा रहा है, उसको बोला था केन बेतवा लिंक, ठीक है। ये चंबल हो गई, ये बेतवा हो गई। यहां से एक और रिवर है जिसका नाम है सिंध। तो देखो यमुना की ट्रिब्यूटरी कौन हो गई, चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ठीक है। धसान उसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, धसान उसकी। और ये हमीरपुर के पास जाके यमुना में मिल जाती है, कहां पे, हमीरपुर के पास जाके, ठीक है। तो ये ध्यान देना बेतवा रिवर के बारे में। अब यहीं पे माटा टीला डैम भी बनाया गया है, बेतवा रिवर पे ही आप देखोगे माटा टीला डैम बनाया गया है, ठीक है, माटा टीला डैम। चलो अब आगे देखते हैं, अगला, अगला जो है आपका, राजीव कृष्णा को राज्य का नए महानिदेशक नियुक्त किया गया, मतलब डीजीपी बने हमारे यूपी के डीजीपी। पुलिस में सबसे बड़ा पोस्ट होता है स्टेट में डीजीपी। देखो 2022 से लेकर ना अभी तक यूपी में कोई भी एक तरह से परमानेंट डीजीपी नहीं थे, परमानेंट डीजीपी कोई नहीं थे। तो अभी राजीव कृष्णा जी जो हैं आईपीएस हैं, वो अभी यूपी के परमानेंट डीजीपी बने हैं, ठीक है। तो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्णा को राज्य का नया पुलिस महानिदेशक या फिर डीजीपी बने हैं। साथ ही वे 2022 के बाद राज्य के पहले स्थायी पुलिस प्रमुख बन गए हैं। मैंने बताया ना अभी 2022 से लेकर अभी तक कोई भी हमारे यूपी में स्थायी पुलिस नहीं थे, मतलब पुलिस अधीक्षक कोई भी नहीं थे, ठीक है, अब ये बने हैं, ठीक है। चलो, और उससे पहले नियमित कौन थे, 2022 में नियमित कौन थे, मुकुल गोयल, मुकुल गोयल, ठीक है। और ये 1991 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, 1991 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं राजीव कृष्णा जी, ठीक है। अब देखो इनका काम पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, पेपर 5 में इनका काम है, ठीक है, पूरे स्टेट की पुलिस को मैनेज करना, है ना, अच्छे अच्छे लोगों को रिक्रूट करना पुलिस में, यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को संभालना, ये सब इनका काम है, ठीक है। चलिए, तो ये पूरा हमने मई मंथ का करंट अफेयर्स पढ़ लिया,
ठीक है, मई मंथ का हमने करंट अफेयर्स पढ़ा, और जो ये करंट अफेयर्स हमने कवर किया है ना बच्चे, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ प्री के लिए है, ये आपका मेंस के लिए भी है। मैं आपको पूरा बताता चल रहा हूं ये कौन सा प्री में पूछा जाएगा, कौन सा मेंस में पूछा जाएगा। मैं यहाँ पे केवल आके पीपीटी नहीं पढ़ रहा हूं, मैं आपको प्रॉपर उसका बैकग्राउंड देते हुए उसका इंपॉर्टेंस बता रहा हूं। तो आपको इसका मैक्सिमम यूज करना है। ये ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी, पूरे यूट्यूब पे देख लेना, पूरे यूट्यूब पे देख लो, लोग सिर्फ पीपीटी पढ़ के निकल जा रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, इसको इतना अच्छे से करो, इसके शॉर्ट नोट्स बना लो। ठीक है, अगर जैसे आपको मेंस भी देना है, ऐसा तो है नहीं कि प्री दे के निकल जाओगे, मेंस भी देना है, तो यूपी स्पेशल के अलग करंट अफेयर्स का नोट्स बनाओ पेपर 5 और 6 के लिए। मैं आपको बताता चल रहा हूं ये टॉपिक कौन सा है। जैसे मैंने फ्लोरिकल्चर वाले में टॉपिक में बताया पेपर 6 में है, तो जहां पे फ्लोरिकल्चर टॉपिक है वहां पे उस एग्जाम्पल को लिख दो, अयोध्या में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन रहा है फ्लावर के लिए। तो ऐसे ऐसे करके आपका पूरा यूपी स्पेशल का करंट अफेयर्स पूरा कवर कराऊंगा मैं। ठीक है, अभी तो मई मंथ का है, धीरे धीरे करके हम लोग आगे भी अगले मंथ का भी स्टार्ट करेंगे। तो एंड करते हैं इस सेशन को, अब फिर मैं नेक्स्ट सेशन में किसी और में मिलूंगा। बाकी मेरा सुबह 8 से 9 बजे डीसीए चलता है डेली बेसिस पे, संडे को छोड़ के। डीसीए भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब डीसीए कनेक्ट करो डीसीए में, क्योंकि डीसीए में भी बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं डेली बेसिस पे, इंटरनेशनल, नेशनल और यूपी स्पेसिफिक करंट अफेयर्स को। तो ऐसी वीडियो आपकी आएंगी, और ऐसी आपका साइंस एंड टेक के लिए भी आएगा। ठीक है, और प्लेसेस इन न्यूज के लिए भी इसी टाइप की वीडियो आपकी आएंगी। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा इस वीडियो को रिकॉर्ड करके। तो अब मैं मिलूंगा आपसे किसी और सेशन के साथ, तब तक ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।